नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। रूस यूक्रेन का युद्ध हर बदलते दिन के साथ बदल रहा है। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तब यह माना जा रहा था कि रूस महज कुछ ही घंटों में यूक्रेन को बर्बाद कर कर घुटनों पर ला देगा। लेकिन घंटों, महीनों और एक साल से भी ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी यह युद्ध अब भी जारी है। लेकिन शायद अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन का सब्र बांध टूटने वाला है, जिसका सबसे बड़ा ट्रेलर जल्दी इस युद्ध में देखने को मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक रूस ने इस युद्ध में अपने सबसे घातक और एडवांस मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को उतारने का फैसला कर लिया है, जिसका मकसद होगा यूक्रेन के एयर स्ट्राइक्स को रोकते हुए कीव को मिलने वाली रसद को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाना। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग 400 दिनों से ज्यादा खिंच चुकी है, लेकिन दोनों देश अभी तक किसी अंजाम पर नहीं पहुंच सके। लिहाजा यूक्रेन से आर पार की लड़ाई का मन बना चुके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सबसे शक्तिशाली रडार को तैनात कर दिया है, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका से मिल रहे हथियार बेहद घातक हैं, जो रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। नौ अप्रैल को रूसी दिवस के मौके पर रूसी वायुसेना के एक अधिकारी ने इसका खुलासा किया। रूसी अधिकारी ने इस राज से पर्दा उठाते हुए कहा कि यूक्रेन में नाइओबियम रडार तैनात किया जा चुका है। रूस का नाइओबियम रडार 500 किलोमीटर के इलाके में हर एक हवाई चीज को पहचान सकता है। इसका उपयोग विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये रडार इतना ताकतवर है कि इसे स्टील्थ तकनीक से भी मात नहीं दी जा सकती। इज्वेस्टिया के एक वीडियो में दिखाया गया है कि रूस के वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के नाइओबियम रडार क्रू की वार ड्यूटी कैसे चल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली दुश्मन के हवाई हमलों का पता लगाती है, जिसमें ड्रोन, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी MLRS और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। इसे कहीं भी और कभी भी बड़ी आसानी से तैनात किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई बड़े निर्णायक रूप में पहुंच गई है और ऐसे में यूक्रेन को आधुनिक से आधुनिक हथियार मिलने हैं। जैसे कि पहले उसको अभी टैंक मिले, जिस प्रकार से चैलेंजर 2 ब्रिटेन का मेन बैटल टैंक, लेपर्ड 2 जर्मनी का और अब्राहिम M जो मेन बैटल टैंक अमेरिका का, और इसके बाद उसको अभी जो है फाइटर जेट में जिस प्रकार से स्लोवाकिया से उसको MiG-29 4 मिले हैं और 10 से 12 अभी पोलैंड से मिलेंगे MiG-29। तो अब उसका जो मेन मुद्दा है कि किसी प्रकार से उसकी एयर पावर बढ़े और वो ऑफेंसिव और काउंटर ऑफेंसिव कर पाए रूस पे। स्टेशन कमांडर अनातोली ने कहा कि हमारा काम ड्रोन सहित लड़ाकू विमानों के खतरों से आगाह करना है। ये काम जटिल है, लेकिन हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम सूचनाओं को अपने से ऊपर के कमांड पोस्ट को ट्रांसफर कर देते हैं। वहीं एयर डिफेंस के काम में से एक दुश्मन के उपकरणों को विफल करना, नष्ट करना और दुश्मन के हमलों की क्षमता को कम करना है। माना जा रहा है कि हाल के महीनों में यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों और मॉस्को के पास के शहरों में लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया। इसी के जवाब में रूस ने महत्वपूर्ण इमारतों की रक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब बेसब्र हो रहे हैं और इसकी वजह है कि यूक्रेन में छिड़ी लड़ाई में उनके सैनिक बुरी तरह फंस गए हैं। जमीनी युद्ध में रूस के सैनिक यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, तो पलटवार में उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। बाखमुत में रूसी टैंक प्लाटून का ये वीडियो जमीनी हालात को दिखा रहा है। सोवियत युग के T-64 टैंक पर सवार रूसी टैंक प्लाटून यूक्रेन के उन सैनिकों को निशाना बना रहे हैं जो ट्रेंच में बैठे हैं और रूस को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये टैंक रुकता है, अपनी पोजीशन लेता है, बैरल का एंगल एडजस्ट करता है और फिर निशाना साध कर गोला दाग देता है। मगर अभी रूस ने इसका काउंटर करने के लिए एक अपना जो नया ओबियम है, एक रडार, उसको डिप्लॉय किया है। ये जो रडार है ये एक गेम चेंजर है, एक फोर्स मल्टीप्लायर है, क्योंकि इसकी खसूसियत बहुत है कि ये 500 किलोमीटर तक हर हवाई चीज को डिटेक्ट कर सकता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इसको मात नहीं दे सकती। जो एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं
उनको भी ये डिटेक्ट कर पाएगा। तो इसको डिप्लॉय करने से मुझे लगता है रूस की क्षमता और काबिलियत में बहुत बढ़ोतरी होगी कि वो डिटेक्ट करके एंगेज कर सकता है जो यूक्रेन के हवाई जहाजों को और यूएवी, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर ड्रोन और यूएवी ने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है दोनों तरफ से। यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद रूसी टैंक अपने इलाके में लौट आते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें फिर से हमले का हुक्म मिलता है, आनन फानन में पूरी टुकड़ी टैंक के साथ फ्रंट के लिए रवाना हो जाती है। इस दौरान इन टैंक्स पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों का भी डर रहता है। आपको दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेनी ड्रोन रूसी टैंक्स पर कहर की तरह टूट पड़ते हैं। यूक्रेन के जंगली इलाकों में रूसी टैंक खड़ा दिखता है, उसके हैच यानी अंदर जाने के दरवाजे खुले हैं। इस बीच यूक्रेनी ड्रोन उस पर बम गिराता है। बम के गिरते ही रूसी टैंक धमाके के साथ आग का गोला बन जाता है। ऐसे हमलों से रूसी सैनिकों में जबरदस्त दहशत है। रूस के भाड़े के सैनिकों वाला वैगनर ग्रुप भी यूक्रेन युद्ध में शामिल है। उसके कमांडर ने कबूल किया कि यूक्रेनी शहर बाखमुत पर कब्जे की लड़ाई में जितना नुकसान यूक्रेन को हुआ है, उतना ही नुकसान उन्हें भी झेलना पड़ा। बाखमुत यूक्रेन का एक छोटा सा पूर्वी शहर है जो लगातार रूसी आक्रमण के निशाने पर है। इस शहर पर कब्जे के लिए अब तक का सबसे लंबा और खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है। इस शहर पर कब्जे के लिए रूस ने जहां पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं इसे बचाने में यूक्रेनी सैनिकों ने भी जान की बाजी लगा दी। नतीजा ये कि इस जंग में पूरा शहर अब तबाह हो चुका है। रूस जहां यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है, वहीं यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया है। वीडियो में यूक्रेन ने दावा किया है कि ट्रेंच में मौजूद ज्यादातर रूसी सैनिक या तो मारे गए हैं या बुरी तरह घायल हैं। इन हालातों में पश्चिमी देश जहां यूक्रेन को हथियारों से लैस कर रहे हैं, वहीं रूस के आक्रामक तेवर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई आपदा है, युद्ध के बादल मंडराए या फिर आर्थिक संकट सामने खड़ा हो जाए, उस वक्त हर देश की निगाहें बस सबसे पहले भारत पर आकर रुक जाती हैं। हाल ही में जब पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन में बंट गई थी, तब भारत ही एक ऐसा अकेला मुल्क था जिसने किसी भी गुट का साथ देने से साफ इंकार कर दिया और सुपर पावर मुल्कों को एक ही मंच से इस युद्ध को खत्म करने के कड़ा संदेश भी दिया। अब एक बार फिर से पूरी दुनिया की निगाहें भारत में होने वाली G20 के कार्यक्रमों के साथ साथ यूक्रेन की उप विदेश मंत्री की भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर लगी हुई है। नीली ड्रेस में थिरकती ये कोई कुड़ी पंचापन नहीं है, देसी ड्रेस और इनके डांस स्टेप्स का जवाब नहीं। ये है रोमानिया की राजदूत डेनिएला मारियाना सेजुनोव। वहीं आलिशान लग्जरी कार से बाहर निकलती दिखाई दे रही ये है यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा। 4 दिन के भारत दौरे पर सोमवार को दिल्ली पहुंची एमिन झापरोवा का जोरदार स्वागत हुआ। रोमानिया की राजदूत डेनिएला मारियाना सेजुनोव को कोई यूं ही नाचते देख ले तो कह नहीं सकता कि ये भारतीय नहीं है। यही कमाल है भारतीय गीत संगीत और उसकी संस्कृति का कि जो यहाँ आता है यहीं के रंग में रंग जाता है। डेनिएला ये धमाल उस बैसाखी पार्टी में मचा रही हैं जो विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के घर पर हुई थी। सोमवार को मीनाक्षी लेखी ने अपने घर पर विदेशी राजनयिकों के लिए बैसाखी की पार्टी आयोजित की थी। इस बैसाखी पार्टी में इनमें से कई विदेशी राजनयिक भारतीय परिधानों में पूरे जोश के साथ झूमती नजर आई। ये इत्तेफाक नहीं, मानी हुई बात है कि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी धरती को ही परिवार मानने के संदेश से दुनिया का दिल जीता है। वहीं रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बाद पहली बार भारत पहुंची। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। दिल्ली पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा ने कहा कि मुझे लगता है कि एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत वास्तव में दुनिया का विश्वगुरु है। मूल्यों और न्याय के लिए लड़ते हुए हमने यूक्रेन में यही महसूस किया। Yes, the invitation is there. My president will also do so.
in case if the phone conversation will take place, and we request this phone conversation. I think that India as a global player really is a Vishwaguru of the world, and this is what we also feel in Ukraine by actually fighting for the values. This is about justice. इससे पहले एमिन झापरोवा ने ट्वीट करते हुए कहा, भारत की यात्रा करके खुशी हुई। वो भूमि जिसने कई ऋषियों, संतों और गुरुओं को जन्म दिया, आज भारत विश्वगुरु, वैश्विक शिक्षक और मध्यस्थ बनना चाहता है। हमारे मामले में हमें अच्छे से मालूम है, यूक्रेन का समर्थन करना ही सच्चे विश्वगुरु के लिए सही विकल्प है। 4 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंची झापरोवा ने भारतीय विदेश मंत्रालय के सीनियर अफसर संजय वर्मा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान रूस के साथ चल रहे युद्ध के खिलाफ यूक्रेन के प्रयासों को लेकर जानकारी दी। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुए 1 साल से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दोनों ही देशों के बीच शांति की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कई बार सीधे बातचीत की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन पुतिन ने ज़ेलेंस्की के इस प्रस्ताव को कोई भाव नहीं दिया। अब यूक्रेन ने रूस के दोस्त देश भारत में एक बार फिर से बड़ा दांव चला है। भारत के दौरे पर आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा चाहती हैं कि मोदी सरकार राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी G20 शिखर सम्मेलन में बुलाए। बता दें कि 8-9 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी आ सकते हैं और यूक्रेन के इस ताजा दांव से भारत की मुश्किल बढ़ गई है। हालांकि भारत ने अभी यूक्रेन की इस मांग पर कोई आश्वासन नहीं दिया है। उधर भारत नहीं चाहता कि G20 शिखर सम्मेलन और उसकी अध्यक्षता पर यूक्रेन युद्ध का असर पड़े। अभी तो डिप्टी विदेश मंत्री आए थे यूक्रेन की, तो उन्होंने एक पासा बड़ा डाला कि इसके अंदर एज एन ऑब्जर्वर, क्योंकि भारत के अंदर ये क्षमता और काबिलियत है कि वो बुला सकते हैं, वो ज़ेलेंस्की को बुलाएं जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। अब भारत क्या इसके बारे में सोचेगा, क्योंकि एक तरफ खाई एक तरफ हुआ, क्योंकि अगर बुलाता है तो फिर उस मीटिंग के अंदर पुतिन साहब भी आने हैं, और क्योंकि वो G20 के मेंबर हैं तो उनका आना बाय एंड लार्ज कंफर्म है। और ऐसे में अगर ज़ेलेंस्की भी आते हैं तो उस मीटिंग में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फिर पुतिन आएंगे, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यूक्रेनी मंत्री झापरोवा ने भारत को अपने प्रस्ताव पर साथ लाने के लिए पीएम मोदी के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने पुतिन से कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है। इसके साथ झापरोवा ने ये भी कहा कि रूस के साथ चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन पीड़ित है। For history of 1,500 years, Ukraine never attacked any other country like your country. We never had this imperialistic and chauvinistic attitudes towards our neighbors. So I think for us it's crucial that we are the victim of the war, of unprovoked war, of the neo-colonial war. भारत जहां G20 शिखर सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजित करना चाहता है, वहीं यूक्रेन और पश्चिमी देश इस वैश्विक महाकुंभ को रूसी राष्ट्रपति पुतिन को घेरने के मौके के रूप में देख रहे हैं और यूक्रेन चाहता है कि भारत इस युद्ध को रोकने के प्रयास में शामिल हो। लेकिन नई दिल्ली में दोनों नेताओं पुतिन और ज़ेलेंस्की के आमने सामने आने से तनाव चरम पर पहुंच सकता है। भारत और रूस के बीच अच्छे व्यापारिक रिश्ते हैं और अमेरिका सहित पश्चिमी देश पहले ही इसे कम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। लिहाजा G20 के अध्यक्ष और मेजबान देश भारत के लिए इधर कुआं उधर खाई जैसी स्थिति हो जाएगी और किसी एक देश का पक्ष लेना संभव नहीं होगा। लेकिन दुनिया का बड़े से बड़ा संकट क्यों न हो, आस और विश्वास भारत से ही है, क्योंकि वो शांति और समाधान के मामले में विश्व को राह दिखा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ भारत जो पूरी दुनिया में विश्वगुरु के तौर पर जाना जा रहा है, जो पूरी दुनिया में सबसे तेजी से उभरती महाशक्ति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके सामने आज सुपर पावर मुल्क भी नतमस्तक हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसकी पहचान आतंक के गुरु और दहशतगर्दी के एपिसेंटर के तौर पर मान्यता प्राप्त कर चुकी है। हाल ही में पाकिस्तान के आतंकी देश होने के कई नए सर्टिफिकेट भी सामने आए, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी द्वारा भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद यूक्रेन को बेचकर मोटा माल कमाने की बात सामने आई है।
कर्ज में डूबा पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे खराब दिनों के पन्नों को पलट रहा है। आटे की वजह से भगदड़ में होने वाली मौत हो या फिर रमजान के मौके पर महंगे फल और सब्जियां, कंगाल पाकिस्तान में ऐसी खबरें अब आम सी लगने लगी हैं। इस सबसे बड़े संकट के बीच पाकिस्तानी सेना से जुड़े ऐसे सबूत सामने आए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी ने भारी मात्रा में हथियारों और गोला बारूद यूक्रेन को बेचकर मोटा माल कमाया है। पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों के रास्ते इन हथियारों को यूक्रेन भेजा। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय पाकिस्तान रूस से आटा ले रहा था, उसी समय उसके दुश्मन यूक्रेन को पाकिस्तान घातक हथियार सप्लाई कर रहा था। पाकिस्तान के दो चेहरे हैं और ये अब एक्सपोज होगा। ये सच्चाई है कि आज पाकिस्तान इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली टूटने के कगार पे है। उसका 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा कर्जा है। उसको 4 बिलियन डॉलर चाहिए हर साल इंटरेस्ट देने के लिए जो लोन उसने लिया है। उसका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 47% है। उसका जो फॉरेन रिजर्व है घट के 2.1 बिलियन डॉलर रह गया, जो कि 10 दिन का इंपोर्ट भी नहीं दे सकता। पाकिस्तान हमेशा से दावा करता आया है कि उसका इस युद्ध में किसी देश की तरफ झुकाव नहीं है, लेकिन जो जानकारियां सामने आई हैं, उनसे पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खुल गई है। वेबसाइट द न्यू इंडियन के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो इस देश के असली चेहरे को सामने लाते हैं। द न्यू इंडियन के पास मौजूद बिल के मुताबिक इस साल फरवरी और मार्च के बीच 42,122 BM-21 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तान से भेजे गए थे। पाकिस्तान ने इन हथियारों को अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब के रास्ते यूक्रेन भेजा था। पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां ब्रिटेन, अमेरिका और सऊदी अरब के रास्ते यूक्रेन को गोला बारूद बेच रही हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इसे सीक्रेट रखने की काफी कोशिशें की, लेकिन द न्यू इंडियन वेबसाइट ने उसकी झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पाकिस्तान एक डबल गेम खेल रहा है। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान ने जब ये लड़ाई चली हुई थी तो यूक्रेन को इनडायरेक्टली हथियार बेचे हैं, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उसको पैसा चाहिए, तो उसने अपने हथियार और भाला जो गोला बारूद है वो रूस को बिना पता लगे जो यूरोप कंट्री के थ्रू उसने यूक्रेन को भेजे हैं। तो ये सच्चाई है, ये बात ज्यादा देर छुपेगी नहीं। ये पूरे वर्ल्ड को पता है, तो मुझे लगता है रूस में भी पता लग जाएगी, पुतिन को भी पता लग जाएगी। पाकिस्तान ने अमेरिका के रास्ते 60,155 mm HOWHE M107 को यूक्रेन भेजा। इसके अलावा 25,120 mm मोर्टार बम, 20,122 mm HE D30RC और 1,30,000 रॉकेट 122 mm MBRL यूके के रास्ते और 30,040 mm RPG-7 हीट बारूद सऊदी अरब के रास्ते से यूक्रेनी मिलिट्री तक पहुंचे हैं। इन दस्तावेजों से पता लगता है कि कैसे हथियारों की भारी मात्रा और पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर्स पर जमा है और जो मुनाफा पाकिस्तान की सेना को हुआ है वो भी चौंकाने वाला है। शायद यही वजह है कि देश के आर्थिक संकट के बावजूद पाकिस्तानी सेना हथियार हासिल करने में लगी हुई है। ऐसा करके साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान युद्ध में पश्चिमी देशों के साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा है कि उसने यूक्रेन को हथियार की सप्लाई की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान दो देशों के बीच चल रहे युद्ध में दखल नहीं देता। हालांकि ये एक तरह का दिखावा है, क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है कि वो दूसरों के युद्ध में जरूर हिस्सा लेता है। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ संघर्ष में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। बाद में 2001 में अमेरिका जब अफगानिस्तान में पहुंचा तो एक बार फिर पाकिस्तान युद्ध में शामिल हो गया। दूसरी तरफ ऐसा दिख रहा है कि रूस गहरे आर्थिक संकट के बीच भी पाकिस्तान को मदद दे रहा है। रूस ने पाकिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा। बता दें कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ ब्रिटिश शासन से आजाद हुए थे। भारत ने तब गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया और अपने विकास पर ध्यान दिया। वहीं पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जा बैठा। भारतीय विदेश नीति का नतीजा है कि वो स्वतंत्र रूप से बिना किसी के दबाव में आए अपने फैसले लेता है। भारत के संबंध अमेरिका से भी अच्छे हैं और रूस से भी। युद्ध के दौरान भी भारत रूस से लगातार सस्ता तेल खरीद रहा है।
जबकि पाकिस्तान भी यही चाहता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत एक आज ऐसा मुल्क बन चुका है जो न सिर्फ शांति के साथ साथ दुनिया भर के दूसरे मुल्कों के अंदर जब भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे बड़ा मुल्क के तौर पर खड़ा हो जाता है। आज गुड न्यूज टुडे में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। अब तक आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।